नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष समकालीन हिंदी कविता के महान कवि दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए या फिर गजल नामक शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश आपके सामने अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस कविता का शीर्षक आपको कहीं कहीं पर कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए मिलेगा, फिर कहीं कहीं आपको गजल भी मिलेगा। आपको बता दूं कि दोनों शीर्षक एक ही कविता है, अतएव शीर्षक देखकर आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही कविता है। तो चलिए शुरू करता हूं। दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए या फिर गजल शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। दुष्यंत कुमार त्यागी समकालीन हिंदी कविता के एक सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। वास्तव में ये हिंदी के एक बेहद लोकप्रिय तथा शायर हैं। हिंदी कविता में गीत और गजल लिखने वाले कवियों में कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। दुष्यंत कुमार त्यागी जनता के कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं और गजलों के माध्यम से जन सामान्य की पीड़ा को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी कविताओं में जीवन चेतना को छोटे छोटे खंडों में उभारने की भी बड़ी ही सुंदर चेष्टा की है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता इनकी बहुचर्चित कविताओं में से एक कविता है। यह कविता इनकी लोकप्रिय गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है, जिसकी रचना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। अतः यह एक कविता न होकर एक गजल है। यह एक देश में रहने वाले सत्ताधारी नेता पर लिखा गया एक व्यंग्यात्मक कविता है, अर्थात यह एक व्यंग्यात्मक गजल है। और इस गजल की रचना भारतवर्ष को आजादी मिलने के बाद की गई थी। सच पूछा जाए तो यह कविता भारतवर्ष को आजादी मिलने के बाद की स्थिति को दर्शाती है तथा उस समय की स्थिति की पोल खोल देती है। यह गजल देशवासियों को जन जागरण का भी संदेश देती है। इस कविता में प्रगतिशील चेतना भरी हुई है। दुष्यंत कुमार जी क्रांति के समर्थक हैं, इसलिए इस कविता में क्रांति का स्वर सुनाई पड़ता है। भारतवर्ष को आजादी मिलने के पहले और बाद में लोगों ने एक सपना देखा था और यही महसूस किया था कि आजादी मिलने के बाद हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं, आजादी मिलने के बाद उन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। जैसे बेकारी समस्या, महंगाई समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, भुखमरी समस्या आदि आदि। न जाने ऐसी कितनी ही समस्याएं थी जिसका समाधान भारतवर्ष को आजादी मिलने के बाद खोज लिया गया था। यही नहीं, भारतवर्ष में रहने वाले सभी प्रकार के लोगों के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जिस तरह चुनाव के समय बड़े बड़े नेताओं ने जनता को रंग बिरंगे लोक लुभावने सपने दिखलाए थे, आजादी मिलने के बाद केवल सपने सपने ही बनकर रह गए। सत्ता में आते ही उन्होंने अपने सारे वायदे भुला दिए। दरअसल उस समय के प्रभावशाली नेताओं ने हमें कुछ ऐसा ही आश्वासन दिया था, परंतु आजादी मिलने के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान
आज तक नहीं हो पाया। उनकी समस्याएं पहले की तरह आज भी विद्यमान है, बल्कि भारतवासियों की ये समस्याएं कम होने के स्थान पर बढ़ी हैं। ऐसे देखा जाए तो भारतवर्ष को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए सबने मिलजुल कर सहयोग दिया था, यह सोचकर कि अच्छे दिन आएंगे, अब हमारे सुख के दिन आने वाले हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। परंतु आजादी के बाद आम आदमी का दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा तथा उनकी अन्य तकलीफें इतनी अधिक बढ़ गई कि उसने पर्वत का रूप धारण कर लिया। आजादी के पूर्व जो समस्याएं राई के समान थी, अब वह पर्वत के समान बन चुकी है। आज जनता की पीड़ा, दुख, दर्द पर्वत के समान हो चुकी है। कभी आजादी के बाद देश की दुर्दशा को देखकर अत्यंत ही निराश है, क्षुब्ध है। कभी यह महसूस करता है कि भारत की आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भारतवासियों ने जो सपना देखा था, आज उनका सपना धूमिल हो गया है। लगता है नेताओं ने उनके साथ छल किया था, उन्हें धोखे में रखा था, उन्हें छला था। उनका सपना था कि अब हर घर में रोशनी होगी, सबको ढेर सारी खुशियां मिलेगी, देश में चारों तरफ खुशहाली का वातावरण होगा। परंतु हुआ क्या? हुआ यह कि आज पूरा शहर ही अंधेरे में डूबा हुआ है। देश की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि यहाँ केवल कष्ट ही कष्ट दिखलाई देता है। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ अत्याचार, खून खराबा, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की समस्या ने अपनी जगह कर ली है। सफलता और प्रकाश के नाम पर हमारे देश में कुछ नहीं हो पाया है। कवि का यह मानना है कि इसका प्रमुख कारण हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है। आज हमारे दुख व कष्ट का कारण हमारे देश के तथाकथित नेता हैं और देश की राजनीतिक स्थिति है। यह सब मिलकर मन कभी कभी उदास हो जाता है, खिन्न हो जाता है, कभी कभी दिल बैठ जाता है और मन करता है कि यहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाएं। अर्थात हमारे देश की शासन व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि कहीं भी कोई भी सुख और चैन से जिंदगी नहीं जी पा रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अर्थात उनके जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट दिखलाई पड़ रहा है। आजादी के बाद नेताओं ने जो वायदे किए थे, उनके सारे वायदे झूठे निकले। उन्होंने हमें झूठे सपने दिखलाए। यही नहीं, नेताओं ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारा ही शोषण किया। रक्षक के नाम पर वे भक्षक बन गए। हमारे देश के नेताओं ने कभी देश के सुख चैन के लिए कभी कुछ नहीं किया। अब तो मन करता है कि यह सब छोड़कर कहीं और चले जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। कवि का यह मानना है कि आज भारतवासी अभावग्रस्तता का जीवन जीते जीते और अत्याचार सहते सहते ऐसे हो गए हैं कि अब तो वे कभी भी अपने अभावों का रोना रोते नहीं हैं। वे हर अभाव को चुपचाप पी लेते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ यह है कि अब ये कमीज के न होने पर भी उसके लिए शोर नहीं मचाते हैं, बल्कि अपने पांवों से पेट को ढकने की कोशिश करते हैं। अर्थात ये अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी नहीं करते हैं। ये बिल्कुल चुपचाप हो गए हैं। उनमें विरोध करने की भावना लगभग समाप्त हो चुकी है। धीरे धीरे ये आलसी, निकम्मा और भाग्यवादी हो गए हैं। कवि का यह भी मानना है कि ये हर अभाव को पिछले कर्मों का फल मानकर चुपचाप झेलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे देश के शासकों के लिए यह एक बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश के नेता भी यही चाहते हैं कि चाहे हम कुछ भी कर लें,
परंतु ये हमारा कभी विरोध नहीं करेंगे। और आज यही हो रहा है, हमारे अंदर विरोध करने की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। यही कारण है कि इनका शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। ये आराम से शासन करते रहते हैं और हम चुपचाप सहते रहते हैं। भारतवासी लोग खुदा को एक हसीन नजारे के समान मन में पाले हुए हैं। इसी के सहारे इनकी जिंदगी आज कट रही है। कवि का यह भी मानना है कि समाज का शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग अब पूरी तरह से यह विश्वास किए हुए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल बिल्कुल पत्थर के समान होते हैं। उनमें दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति या संवेदना बिल्कुल नहीं है। किंतु कवि समाज को बदलना चाहता है, लोगों के दुख दर्द को दूर करना चाहता है। इसलिए उनकी सोई हुई अंतरात्मा को झकझोरने के लिए इस गजल की रचना करता है। इस कविता की रचना करने का उद्देश्य यही है। कवि का यह भी मानना है कि यदि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी भी एक न एक दिन पिघल जाएंगे। हमें हमेशा अन्याय व अत्याचार का विरोध करना चाहिए। वस्तु स्थिति को देखकर मुंह मोड़ लेना या खामोश रहना एक प्रकार से कायरता है। इसलिए कवि समाज में रहने वाले दुखी पीड़ित जनों की आवाज में शक्ति भरने की कोशिश करता है। वह ऐसे लोगों को जगाना चाहता है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। कवि का यह विश्वास है कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रह सकती है जब तक हम लोग चुपचाप रहेंगे। परंतु अब समय आ चुका है कि हम सावधान हो जाएं। सामाजिक बदलाव हेतु एक साथ मिलजुल कर आवाज को बुलंद करें। अतः हमारा यही कर्तव्य है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो गुलमोहर के लिए जिए और गैर की गलियों में मरे तो भी इसी गुलमोहर के लिए। आशय यह है कि समाज कल्याण ही अब हमारा धर्म होना चाहिए। हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे, यही हमारा प्रण होना चाहिए। अतः कवि शोषितों की आवाज में विद्रोह और प्रभाव को भरना चाहता है। अतः अब समय आ चुका है कि अब हम सब उठें और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें, क्योंकि जनता अब कष्ट सहते सहते ऊब चुकी है, थक चुकी है। हमारी समस्याएं अब पहाड़ के समान हो गई है। अतः अब इंतजार का समय खत्म हो चुका है और संघर्ष का समय आ चुका है। अब कभी भी पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है कि अब हमारी क्रांति की आवाज बुलंद होकर रहेगी। अब हमें आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक बहुत ही सुंदर गजल है। यह कविता आज की राजनीति पर एक व्यंग्य है। आज के राजनीतिज्ञों के झूठे वायदे पर व्यंग्य है। इस कविता के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने जहां एक ओर वर्तमान समाज की पीड़ा और दुर्व्यवस्था को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर सभी प्रकार की समस्याओं पर दृष्टिपात करते हुए उसके समूल विनाश के लिए क्रांति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। अतः दुष्यंत कुमार जी के काव्य में व्यंग और आक्रोश का स्वर मुखरित हुआ है। इस कविता के माध्यम से कवि ने सामान्य लोगों के दुख दर्द को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट करते हुए उन्हें अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित भी किया है। आशा करता हूं आप इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है,
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।